विद्यार्थी मित्रों, श्री संजय प्राथमिक माध्यमिक शाला केशोद, हूँ डाकी सुधा, कक्षा 7 पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे जीवन में कई सारी महत्वपूर्ण खोजें की गई है वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे कि लैपटॉप हो, मोबाइल हो आदि कई ऐसी खोजें की है जिनके द्वारा हमें आज कई सारी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो रही है। तो इस इकाई में हमें ऐसे ही एक व्यक्तित्व जो वैज्ञानिक है डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, उसका व्यक्तित्व परिचय, उसने कौन कौन सी खोजें की है और उसने कई स्थानों पर अध्यक्ष बने हैं, प्रमुख बने हैं और देश के लिए बहुत ही अच्छा उसने कार्य किया है। तो इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि आप भी डॉक्टर विक्रम साराभाई के जैसे ही कुछ ऐसा एक देश के लिए एक वैज्ञानिक बने जैसी सोच रखें, ताकि हम अपने देश के लिए कुछ अनुपम सेवा कर सके। तो मैं आपको इस पाठ के पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई के एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगी, जिसे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि उसने अपने जीवन में अपने देश के लिए कैसे कैसे कार्य किए हैं। तो चलो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कक्षा 7 पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण एवं परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति को अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो चलो पहले जो इसकी प्रस्तावना थी वो हमने देखी, अब हम उसके शब्दार्थ जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम पाठ की आगे पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर उसके शब्दार्थ दिए गए हैं। इरादा, इरादा का मतलब क्या होता है? विचार, संकल्प। लिफाफा, कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों का मतलब होता है बहुत, ज़्यादा, अधिक। लेस, सुसज्जित। अनुसंधान का मतलब होता है आविष्कार, खोज और संशोधन। उपाधि, उसका मतलब होता है प्रतिष्ठा सूचक पद और खिताब। तो ये सभी उसके क्या थे? शब्दार्थ थे। तो चलो अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक उसकी वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगी, ताकि आपको पता चले उसके जीवन में उसने क्या क्या किया है, उसका जीवन कैसा रहा है, कैसी कैसी खोजें की है, ये सभी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो चलो पहले हम उस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। और आप जो वीडियो क्लिप अभी देखेंगे वो बहुत ही अच्छी है और उसमें कई सारी बातें उसके जीवन से जुड़ी हुई बताई गई है। और ये जो वीडियो क्लिप आप अभी देखेंगे वो दीपावली ब्रांड एक चैनल है, जिसके यूट्यूब के माध्यम के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी क्लिप बनाई है इन चैनल वालों ने, तो आपको भी पढ़ाई में बहुत फ़ायदा होगा। तो चलो पहले अब हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। कि चंद्रयान 2 मिशन में चंद्रमा पर उतारे जाने वाले रोवर का नाम विक्रम साराभाई रखा गया था। लेकिन क्या आप यह जानते हैं आखिर कौन है विक्रम साराभाई? तो हम आपको बता दें कि विक्रम साराभाई एक ऐसा नाम है जिसे भारतीय अंतरिक्ष के प्रत्येक कार्यक्रम में जनक की उपाधि दी गई है। इनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म एवं परिवार। भारत में एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद की धरती पर जन्म लिया। वह तिथि सन 1919 में अगस्त महीने की 12 तारीख थी। डॉक्टर साराभाई किसी ऐसे वैसे गरीब परिवार से नहीं, बल्कि अहमदाबाद के एक सबसे बड़े उद्योगपति परिवार के सुपुत्र थे। उनका उद्देश्य केवल बच्चों के लिए पूरे संभव विकास का था, क्योंकि वे सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि बच्चों को और कई प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे। भारत को सम्मानीय और गर्व से भरा देश बनाने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। अगर हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के शुरुआती जीवन एवं शिक्षा के बारे में बात करें तो बचपन से ही विज्ञान के प्रति उनका लगाव बहुत अधिक था।
जिसने बाद में ऐसा रूप लिया कि वे भारत के एक महान वैज्ञानिक के रूप में उभर कर आए। विक्रम साराभाई ने अपनी शिक्षा भारत में ही रहकर नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर पूरी की। उन्होंने भारत में रहकर अपनी प्राथमिक एवं माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर अपनी आगे की पढ़ाई यानी मैट्रिक्स की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन कॉलेज से जुड़ने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। विज्ञान के प्रति उनका गहरा जुड़ाव होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह सन 1947 में वापस भारत लौट आए। जब वे भारत लौटे थे उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद ही हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके कुछ प्रसिद्ध हस्तियों से प्रेरित हुए और उनके साथ उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, जिनमें से मुख्य कृष्णमूर्ति, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, सीवी रमन और महात्मा गांधी जी आदि थे। इसके बाद एक नवीन प्रवर्तक के उद्योगपति और दूरदर्शी भी बने। अगर हम इनके करियर के विषय में बात करें तो अपने करियर के आरंभिक काल में जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके इंग्लैंड से भारत आए तब साराभाई ने अहमदाबाद में मौजूद शोध संस्थान को बंद कराने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया और धर्मार्थ ट्रस्ट को भी राजी किया कि उस शोध संस्थान को बंद कराया जाए। दरअसल वह शोध संस्थान उनके घर के पास ही था, जिसकी वजह से बहुत अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा था और फिर उन्होंने भारत में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई। कुछ समय पश्चात डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए एक छोटी सी जगह खरीद ली और उसमें अपने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का निर्माण कर दिया, जबकि वहीं दूसरी ओर एमजी कॉलेज ऑफ साइंस का निर्माण भी प्रगति पर ही था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का व्यक्तिगत जीवन किस तरह रहा बताते हैं आपको। विक्रम साराभाई का विवाह सन 1942 में हुआ। उन्होंने एक शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी के साथ विवाह किया और उसे अपना जीवन साथी बनाया। विक्रम साराभाई द्वारा की गई कुछ खोज एवं उनके प्रयोग के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में पहला कॉस्मिक किरणों का निरीक्षण करने वाले नए दूरबीनों का निर्माण किया गया। वे दूरबीन कुछ इस प्रकार के थे जिनसे गुलमर्ग जैसी विभिन्न स्थानों में से निकलने वाली कॉस्मिक विकिरण की तीव्रता और उनके निरंतर बदलते हुए प्रभावों के बारे में पूरी और गहन जांच की जा सकती थी। भारत में कोई भी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नहीं था। डॉक्टर होमी भाभा एक ऐसी शख्सियत है जिसे विज्ञान में होने वाले प्रत्येक परमाणु विज्ञान कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उनके सहयोग से अपना पूर्ण समर्थन देते हुए डॉक्टर साराभाई ने भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग इंप्रेशन स्थापित किया। वह इस संस्थान अरब सागर के तट के पास थुम्बा, तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। नासा के साथ भी साराभाई के अच्छे तालमेल थे, जिनसे बातचीत करके और उनके साथ मिलकर उन्होंने सन 1975 से लेकर 1976 के दौरान सैटेलाइट सफल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया। बाद में उनके द्वारा एक अद्भुत भारतीय उपग्रह निर्माण की परियोजना भी शुरू कर दी गई, जिनके परिणाम स्वरूप पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट सन 1975 में लॉन्च किया गया। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में अधिकांश महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना भी की गई, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला महत्वपूर्ण संस्थान भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ही है, जिसकी नींव साराभाई के नेतृत्व में रखी गई, जिसे अहमदाबाद में आज भी पहचाना जाता है। विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में द अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया और बाद में उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च इंडस्ट्री को पूरे भारत देश में फैलाने के लिए भी जोर दिया। साराभाई द्वारा बहुत सी कामयाबी प्राप्त की गई, जिसमें से एक कामयाबी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की शुरुआत भी थी, जिसने देश के विकास को कई मायने में बढ़ा दिया। उनकी कई सारी उपलब्धियों में से एक यह भी थी कि वे विज्ञान से काफ़ी हद तक जुड़े हुए थे, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अहमदाबाद में एक सामुदायिक विज्ञान केंद्र की नींव रखी। यह उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से स्थापित किया था। आज भी उस केंद्र को विक्रम साराभाई के नाम से ही पहचाना जाता है, जिसका नाम विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र है।
उसके कुछ समय पश्चात उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की भी नींव अपने हाथों से रखी। इस केंद्र को उन्होंने तिरुवनंतपुरम में ही निर्मित किया। बाद में अहमदाबाद में साराभाई द्वारा बनवाए गए 6 संस्थानों को मिलाकर एक बहुत बड़ा विशाल अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र बनाया गया। उन्होंने देश का पहला बाजार अनुसंधान संगठन भी बनवाया, जिसका नाम ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप भी रखा गया। इस तरह विक्रम साराभाई ने कई संस्थानों की भी नींव रखी। अब तक हमने आपको ऐसी कई बातें विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में बताई जो आपको पता भी नहीं होगी। पर क्या आपको पता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो का पिता क्यों कहा जाता है? वाई डॉक्टर विक्रम साराभाई इज कॉल्ड फादर ऑफ इसरो? तो बता दूं आपको, नई सोच से उन्होंने भारतीय सरकार को इस बात का आश्वासन दिलाया कि भारत में अंतरिक्ष सेंटर होने से भारत के विकास को गति मिलेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी अंतरिक्ष से जुड़ी बातों के बारे में आसानी से जान पाएगी, जिसके लिए आवश्यक है कि भारत में एक स्पेस सेंटर खोला जाए। उनके विचारों से प्रभावित होकर भारतीय सरकार ने भारत में अंतरिक्ष सेंटर खोलने की अनुमति दी, जिसकी वजह से डॉक्टर साराभाई को स्पेस सेंटर खोलने के लिए प्रेरणा मिली। स्पेस सेंटर की नींव रखने वाले डॉक्टर साराभाई को इसलिए इसरो का पिता कहा जाता है। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर विक्रम साराभाई की विरासत की बात अगर हम करें तो भारत से 22 जुलाई 2019 को पहला लैंडर रोवर बनाया गया और उसे चांद की ओर पहुंचाया गया, जो चांद पर खोज करने में सक्षम होता है। इस रोवर का नाम विक्रम लैंडर रखा गया। विक्रम साराभाई को सम्मान देते हुए इसरो के जनक के नाम पर ही इस लैंडर का नामकरण किया गया। तिरुवनंतपुरम में लॉन्च होने वाले वाहन विकास के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो इसरो के लिए प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है, इस सेंटर को भी विक्रम साराभाई के नाम से ही सम्मानित किया गया है। भारतीय डाक विभाग द्वारा उनकी पहली पुण्यतिथि 30 दिसंबर सन 1972 पर उनकी याद में एक स्मारक डाक टिकट घर बनाया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त जो डॉक्टर साराभाई की जन्मतिथि है, उस दिन को अंतरिक्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को मिले अवार्ड्स एवं उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो डॉक्टर साराभाई की नई और प्रवर्तक सोच के साथ साथ दूरदर्शी होने के लिए उन्हें भारत सरकार से सबसे बड़े सम्मानीय पुरस्कारों से भी सम्मान दिया गया है, जिसमें से एक पद्म भूषण है जो उन्हें सन 1966 में दिया गया और दूसरा पद्म भूषण जो उन्हें सन 1972 में उनके मरणोपरांत दिया गया। इसके अलावा वे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। आज भी वे भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई के मृत्यु के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर साराभाई ने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े काम किए। अंत में रॉकेट के लॉन्च के बाद ठीक उसी दिन तुम्बा रेलवे स्टेशन की आधारशिला उन्होंने रखी थी। उसके बाद 30 दिसंबर सन 1971 को मात्र 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से अचानक उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर साराभाई जैसे महान व्यक्ति देश में बहुत से हुए और आगे भी भविष्य में ज़रूर मिलेंगे, परंतु जो डॉक्टर साराभाई ने अपने कार्यकाल में किया, ऐसे काम करना हर किसी की व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। तो हमने अभी डॉक्टर विक्रम साराभाई की एक वीडियो क्लिप देखी, जिसमें हमें उनके जीवन से जुड़ी सारी बातें हमें दिखाई गई है। और हाल ही में अभी 157वीं जन्म जयंती थी डॉक्टर विक्रम साराभाई की, तो वो मनाई गई थी। उसमें हमारे जूनागढ़ जो जिला है उसमें से एक लड़की आई थी, राधु टोलरिया नामक लड़की थी, 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसको हमारे शिक्षण मंत्री ने प्रथम नंबर पर आने पर उसे 50,000 रुपये का पुरस्कार है वो दिया गया था। और वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्म जयंती के अनुसार उस पर एक निबंध लिखना था और उसी में ही इस लड़की का प्रथम नंबर आने पर उसे 50,000 का पुरस्कार भी दिया गया था। तो ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक के बारे में हम है वो आज पढ़ाई करेंगे। तो चलो अब हम पाठ को पढ़ते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली।
क्या आप जानते हैं वह कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो વિક્રમ સારાભાઈ એક મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા. જ્યારે તેઓ ફક્ત 2 વર્ષના હતા ત્યારે ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરે આ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ બાળક મોટો થઈને યશસ્વી એટલે કે તેજસ્વી બનશે અને તે બાળક તેમની આ ભવિષ્યવાણી પોતાના કર્મથી છે એ સાચી સિદ્ધ કરી હતી. શું તમે જાણો છો તે કોણ છે? એ હતા આપણા મહાન વૈજ્ઞાનિક डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई नो जन्म 12 ऑगस्ट અને 1919 में अमदावाद में थयो हतो। તેમનો પરિવાર એક પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગપતિ પરિવાર હતો। તેમના પિતાનું નામ અંબાલાલ અને માતાનું નામ સરલાદેવી હતું। વિક્રમ સારાભાઈને એ 8 भाई बहनों હતા। अभी हम आगे देखते हैं। बाल्यकाल से प्रतिभावन विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। बाल्यकाल से प्रतिभावन विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादों को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। હવે બાલ્યકાળથી એટલે કે નાનપણમાં જ પ્રતિભા સંપન્ન વિક્રમ સારાભાઈના બાળપણનો આ પ્રસંગ સફળતા પ્રાપ્ત કરવાનો તેમનો ઉત્કટ એટલે કે ખૂબ જ ઈચ્છાવાળો ઈરાદો હતો દર્શાવે છે કે જ્યારે તેઓ 5-6 વર્ષના હતા ત્યારે પોતાના પરિવાર સાથે તે શિમલા ગયા હતા। શિમલામાં તેમના પિતાશ્રી અંબાલાલના નામે ઘણા પત્રો આવતા હતા। આ જોઈને બાળક વિક્રમના મનમાં એવી ઈચ્છા થઈ कि मारा नामे पण खूब पत्रों आवे, इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। आथी तेमणे अनेक कवर छे ए ऊपर पोतानुं नाम लखी सरनामું લખી અને તે ટપાલ પેટીમાં નાખી દીધા। પછી તો તેમના નામે થોક બંધ પત્રો આવવા લાગ્યા। પિતાએ આ જોયું તો વિક્રમના આ કાર્યની પાછળ રહેલો ઉદ્દેશ્ય જાણવાની તેમની મનમાં ઈચ્છા થઈ। હકીકતની ખબર પડતા તેમને હસવું આવ્યું, પરંતુ સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા જાણીને સારું પણ લાગ્યું। જ્યારે તેઓ 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ પર જુદા જુદા ખેલ કરતા અને લોકોને ચકિત કરી દેતા। તેમને સાહસિક કામો પ્રિય હતા। ગણિત અને ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં તેમને ઊંડો છે રસ હતો। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित एवं भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे थे। તેમણે મેટ્રિકની પરીક્ષા सन 1934 में पास करी। सन 1934 થી 37 में गुजरात कॉलेज अमदावाद में इंटरनो अभ्यास कर्यो
અને સન 1937માં તેઓ ઇંગ્લેન્ડ ગયા. સન 1940માં કેમ્બ્રિજમાં ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્ર સાથે તે BScની પરીક્ષામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી. તે પછી બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થતાં વિક્રમભાઈ ભારત પાછા ફર્યા અને ભારતમાં તેમને સર CV રામન તથા ડૉક્ટર હોમી ભાભાનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું. રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા આંદોલનથી તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થયા. સન 1942માં તેમણે મૃણાલિની સ્વામીનાથન સાથે લગ્ન કર્યા. अब हम आगे देखते हैं. उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की. ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है. यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त एवं अनुकूलन होगी. इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे. साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे. તેમણે અંતરિક્ષના ઊંડાણોમાંથી આવતા રહસ્યમય બ્રહ્માંડ કિરણો વિશે અનુસંધાન એટલે કે શોધખોળ કરીને સન 1947માં કેમ્બ્રિજ વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી PhDની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી એટલે કે ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી. બ્રહ્માંડ તથા સૌર મંડળના અનેક જટિલ પ્રશ્નોનો પ્રાયોગિક ઉકેલ શોધવાનું શ્રેય ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને પ્રાપ્ત થયું છે. બ્રહ્માંડ કિરણો પર પ્રયોગ કરવા માટે હિમાલયના ઊંચા શિખરો સૌથી વધુ ઉપયોગી અને અનુકૂળ રહેશે એવું તેમનું સૂચન હતું. એટલા માટે જ ભારત સરકારે ગુલમર્ગમાં વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોથી સજ્જ એક પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કરી. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના વ્યક્તિગત પ્રયાસોને લીધે સન 1947માં ભૌતિક અનુસંધાન એટલે કે શોધખોળ માટે જે વૈજ્ઞાનિકોની પ્રયોગશાળા હોય છે તે પ્રયોગશાળાની અમદાવાદમાં સ્થાપના થઈ. તેઓ એ પ્રયોગશાળા સાથે જીવનભર જોડાયેલા રહ્યા. તેમણે દેશના વસ્ત્ર ઉદ્યોગની ટેકનિકલ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી અમદાવાદમાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિસર્ચ એસોસિએશનનો પાયો નાખ્યો. ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળા ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ પરમાણુ શક્તિ, અંતરિક્ષ વિકિરણ, સૂર્ય, ગ્રહ, તારા, પ્લાઝમા, ભૌતિકી અને ખગોળ પર તેઓ કાર્ય કરતા રહ્યા. सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए. डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया. उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया. डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने. यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं. सन 1961માં તેમણે પરમાણુ ઉર્જા આયોગના સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા. ડૉક્ટર ભાભાના મૃત્યુ પછી પરમાણુ ઉર્જા સંસ્થાનોની જવાબદારી યુવાન વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ પર આવી પડી. તેમણે ભારતીય અનુસંધાન કેન્દ્રનું ગઠન કર્યું. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ તેના પ્રથમ અધ્યક્ષ બન્યા. તેમની આગેવાની અને સતત પરિશ્રમને લીધે ભારતમાં દૂરસંચાર, દૂરદર્શન અને મોસમ વિજ્ઞાન માટે મોકલેલા અનેક ઉપગ્રહો અને અંતરિક્ષમાં સફળતાપૂર્વક કાર્ય કરી રહ્યા છે. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया.
भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈએ પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન ભારત તથા વિજ્ઞાનના સમગ્ર વિકાસ માટે સમર્પિત કરી દીધું. ભારતના વિકાસમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપવા માટે તેમને કેટલાય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માનો છે અથવા તો પુરસ્કાર છે એને પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને એને આપવામાં પણ આવ્યા હતા. सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म विभूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। सन 1962 में तेमने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्मभूषण तथा मरणोत्तर पद्म विभूषण थी सन्मानित करवामां आव्या। निशस्त्रीकरण संबंधित अनेक महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में पण तेओ भारतना प्रतिनिधि तरीके रह्या। अब हम आगे देखते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। तेमने छे विक्रम डॉक्टर साराभाई ने એને 1966ની અંદર ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ યુનિયનના સદસ્ય બનાવવામાં આવ્યા. 1968માં તેને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘના વિજ્ઞાન વિભાગના પણ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા અને તેને ત્યાંના પ્રમુખ પણ છે એ યુનિયનના બનાવવામાં આવ્યા હતા. डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष वे बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। એટલે કે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ સન 1970માં વિયેના શાંતિ આંતરરાષ્ટ્રીય અણુ મંચની 14મી પરિષદના પ્રમુખ બન્યા. सन 1971માં તેમણે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ તથા પછીથી વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા. वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यह वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तेओ फक्त उच्च कोटिना वैज्ञानिक ज न हता, परंतु काममां व्यस्त रहेला होवा छतां पण तेओ कला, शिक्षण तथा समाजने माटे पूरतो समय काढी लेता हता। તેમના જ પ્રયત્નોથી અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાનની સ્થાપના થઈ. અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા રહ્યા. वह 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसे ही महान प्रतिभा को सत सत नमन। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ત્રિવેન્દ્રમના લોન્ચિંગ સ્ટેશન થુંબામાં કાર્યનું નિરીક્ષણ કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા અને ત્યાં એક હોટલમાં તે રોકાયા હતા. અહીં તેની હૃદયની ગતિ ધીમી એટલે કે થંભી જતા તેમનું મૃત્યુ થયું હતું, જેને આપણે કહીએ છીએ કે એટેક આવી જાય એ રીતે એના હૃદયના જે ધબકારા હતા એ બંધ થઈ ગયા હતા. એટલે 21 ડિસેમ્બર 1971નો કાળો દિવસ હતો. કાળો દિવસ એટલા માટે કીધો કે ભાઈ આપણા દેશના
એક મહાન વૈજ્ઞાનિક જેણે દેશ માટે ઘણું બધું પ્રદાન કર્યું છે એવું વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય એટલે એ દિવસને આપણે કાળો દિવસ જ કહી શકીએ. તેમના અવસાનથી વિજ્ઞાનમાં નિત્ય નવા ક્ષેત્રોને જોડનારું એક જીવનચક્ર હંમેશાને માટે અટકી ગયું. આવા મહાન પ્રતિભાને સતસત નમન. જો હવે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનો આપણે આખો પાઠ સમજ્યો તો ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈની પણ ઈચ્છા એવી હતી કે તમે નવા સંશોધનો છે એ આજના યુવા પેઢી છે એ કરશે તો આપણા દેશ માટે જે યુવાનો છે એ સંશોધનો કરશે તો દેશને ક્યાંક ને ક્યાંક છે આજના લોકોનો છે ફાયદો થવાનો જ છે. તો લોકો છે આવા બાળકો છે નવું શીખે, નવા સંશોધનો કરે અને દેશ માટે છે એક સેવાનું કાર્ય એ કરે તો દેશને છે ઘણો બધો ફાયદો થશે અને આવનારી જે પેઢી છે નવા સંશોધનોથી એના જીવનની અંદર છે આધુનિક ટેકનોલોજીનો પણ વિકાસ થશે. તો આ ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને છે આપણે સતસત નમન કરીએ છીએ કે આવા સરસ એને સંશોધનો કર્યા અને આપણા દેશ માટે એને ઘણું બધું છે એ પ્રદાન કરેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પાઠ ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનો પૂર્ણ થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે એનો અભ્યાસ જોઈએ. એમાં પ્રશ્ન પહેલો છે, निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए. उसमें पहला प्रश्न क्या है, विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद चिट्ठियाँ क्यों लिखी होगी? तो उसका उत्तर हम बताएंगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 5-6 वर्ष के थे तब अपने परिवार के साथ शिमला गए थे. वहाँ उनके पिताजी के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी. बालक विक्रम को भी इच्छा हुई कि उनके नाम पर भी चिट्ठी आए, परंतु विक्रम भाई यह बात जानते थे कि उन्हें चिट्ठी भेजने वाला कोई नहीं है, इसीलिए उन्होंने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ लिखी. अब दूसरा प्रश्न है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे. इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो इसका उत्तर हम बता सकते हैं, हमें अपना बताना है. तो हम ये कहेंगे कि मुझे गाना बहुत पसंद है. मैं हर साल अपनी पाठशाला के सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत गाता हूँ. मैं संगीत सीख रहा हूँ. मैं बड़ा होकर एक गीतकार बनना चाहता हूँ. आपकी जो भी इच्छा है ये जो उत्तर है वो आप अपनी तरीके भी से लिख सकते हैं. कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो भी लिख सकते हैं, कोई लेखक बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है. इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं. तीसरा जो प्रश्न है कि इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए. तो हम बताएंगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जब मात्र 5-6 वर्ष के थे तब वे अपने परिवार के साथ शिमला गए थे. वहाँ उनके पिताजी के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आई, इसलिए उन्होंने स्वयं अपने नाम कई चिट्ठियाँ लिखकर डाकघर में डाल दी. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बचपन की इस घटना से हमें उनकी सफलता प्राप्त करने की इच्छा दिखाई देती है. उसके बाद हम इसका स्वाध्याय देखेंगे. यहाँ पर जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो आप अपने तरह से भी लिख सकते हैं. शब्दार्थ के निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, वो आपको आता ही है. दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? कारण सहित तर्क कीजिए. तो ये भी आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं. थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि आज का युग विज्ञान का युग है. विज्ञान में हमें तरह तरह की सुविधाएं दी है. वैज्ञानिकों ने सालों तक खोजकर हमारे लिए कई सारे महत्वपूर्ण साधन बनाए हैं. जैसे टीवी की खोज विज्ञान की ही बहुत बड़ी सफलता ही थी. टीवी की सहायता से हम किसी भी घटना को बनते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं और उसके बारे में सुनकर घटना संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. टीवी देखने से हमें कई सारे लाभ होते हैं. टीवी देखकर हम देश और दुनिया में घटने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं. टीवी के माध्यम से हम विभिन्न खेलों के बारे में जान सकते हैं. टीवी हमारे मनोरंजन का एक उत्तम साधन है. टीवी पर प्रसारित होती कई सारी चैनलों से हमें कितनी सारी बातें सीखने को मिलती है. जैसे डिस्कवरी चैनल में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से हम प्राणियों के बारे में जान सकते हैं. दूरदर्शन पर छात्रों के लिए कई सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे छात्र कुछ सीख सकते हैं. इस प्रकार टीवी देखने से हमें कई सारे लाभ होते हैं. यदि हम किसी भी साधन का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमें वो नुकसान पहुंचाता है. टीवी को ज़्यादा देखने से हमारी आंखें खराब हो जाती हैं. टीवी के कारण बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है.
इससे बच्चों पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। टीवी के कारण हमारे समय की बर्बादी होती है। टीवी ज्ञान प्राप्ति और मनोरंजन का एक उत्तम साधन है। टीवी का उचित ढंग से उपयोग करें, हम उसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं और उसके होने वाले नुकसान से हमें बच सकते हैं। ये टीवी को हम कह सकते हैं कि हमारे लिए फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा, मगर हमें कुछ टीवी में जो देखने लायक आता है, हमारे जीवन में जो उपयोगी है, वही चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो चलो अब हम उसका स्वाध्याय देखते हैं। कोष्टक में दिए गए उदाहरणों के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। आपको ये कई सारे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया है। तो उसी प्रकार से हमें उनमें से कई सारे हैं वो वाक्य बना सकते हैं कि विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। आपको एक एक शब्द है वो यहाँ से ढूंढना है, उसी में से आप कोई भी वाक्य अपनी तरीके से बना सकते हैं। यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। तो यहाँ पर 4 वाक्य है, मैंने अभी आपको बताए हैं। अब हम दूसरा प्रश्न स्वाध्याय का देखते हैं। निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि लड़का, तो उसका बहुवचन क्या होगा? लड़के। इस तरह किताब, नदी, नारी और माली। तो हम देखते हैं उस पर एक वाक्य बनाते हैं। लड़का तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा क्या है? किताब। किताब का मतलब है बहुवचन किताबें। आज मैंने 2 किताबें पढ़ी। तीसरा है नदी। नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। हमारे देश में कई नदियाँ बहती है। और चौथा क्या है? नारी। नारी का बहुवचन होगा नारियाँ। हमारे देश के विकास में नारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 5वां है माली। माली का बहुवचन माली ही होगा। माली पौधों को पानी दे रहा है। अब हम आखिरी जो प्रश्न है स्वाध्याय का देखते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको एक परिच्छेद दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और उसके बाद में उसका मातृभाषा में आपको अनुवाद करना है। तो क्या दिया गया है परिच्छेद में? वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तता के बावजूद कला, शिक्षा एवं समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। यह परिच्छेद था। अब हम उसका मातृभाषा में अनुवाद करेंगे। તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ ન હતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા. તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાનની સ્થાપના થઈ. અહીં તેઓ સામાન્ય માણસોની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કામ કરતા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠ જે છે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ, એ પાઠ આપણે સારી રીતે સમજ્યો છે. એની વિડીયો ક્લિપ પણ તમે જોઈ છે, તેનો અભ્યાસ છે, તેનું સ્વાધ્યાય છે, બધું તમને કરાવેલું છે. તો તમને પેપરની અંદર કદાચ આવો નિબંધ પણ પૂછાઈ શકે કે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ વિશે 10-15 વાક્ય લખો. તો તમે આ પાઠની અંદરથી તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે તમે 10-15 વાક્ય લખો તો પણ ચાલે. એટલે તમારે છે આ પાઠ 1-2 વખત વાંચન કરી લેવાનું છે. એટલે પરીક્ષાની અંદર નિબંધમાં પૂછાય તો પણ તમને આવડી જાય, પ્રશ્નોની રીતે પૂછાય તો પણ તમને આવડી જાય. તો સરસ, તમે આ પાઠ છે એનું વાંચન કરજો. આ પાઠ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.